आज हम शुरू करते हैं अकाउंटेंसी से हम शुरू करेंगे। तो जैसा कि तुम लोग को पता होगा, जो 2025-26 का हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस है एज़ पर CBSE बोर्ड, तो इसमें जो है हमारी कितनी बुक्स होंगी? तो इसमें हमारी टोटल 3 बुक्स होगी। अगर हम नंबर ऑफ़ बुक्स की बात करें तो कितनी बुक्स होंगी? 3 बुक्स होगी। पहली बुक जो है वो पार्ट ए वॉल्यूम 1 है, और सेकेंड बुक जो है वो भी पार्ट ए बट वॉल्यूम 2 होगी। इसके अलावा जो थर्ड बुक है वो है पार्ट बी। पार्ट बी का एक ही वॉल्यूम है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम का सिस्टम नहीं है। नो, मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है कि पार्ट ए का टोटल वेटेज 60 मार्क्स होगा, पार्ट बी का टोटल वेटेज 20 मार्क्स होगा। तो इस अकॉर्डिंग जो है 60 + 20 80 मार्क्स हो जाएंगे। और जैसा कि तुम लोग को पता होगा, 20 मार्क्स हम लोग के होते हैं प्रैक्टिकल के। इस प्रैक्टिकल में क्या आता है? वाइवा प्लस प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। और 80 मार्क्स का जो हमारा पेपर होगा मेन। ये ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में अप्लाई होता है, अदर देन जैसे फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि जो फिजिकल एजुकेशन है ना, उसमें रेशियो चलता है 70-30 का। मतलब 70 मार्क्स का हमारा मेन पेपर होगा, बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और 30 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, ठीक है। बट बाकी सारे सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, और अभी हमने बात की अकाउंटेंसी की। इन सब में जो रेशियो चलता है वो 80-20 का चलता है, ठीक है। तो 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स हमारे प्रोजेक्ट के होंगे और साथ में वाइवा के होंगे। तो जो हमें मेन पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है 80 मार्क्स के लिए। आई होप 20 मार्क्स के लिए जो तुम लोग को प्रैक्टिकल फाइल बनानी है वो सब लोगों ने अभी तक बना ली होगी, क्योंकि जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी आज जुलाई का टाइम है। तो ऐसे केस में तो तुम लोगों ने सब लोगों ने समर वेकेशन में सारी फाइल्स अपनी बना ली होगी, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि बुक का टाइटल क्या है। तो जो पार्ट ए वॉल्यूम 1 है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स हमें इसमें पढ़ना होगा। जो पार्ट ए वॉल्यूम 2 है इसको बोलते हैं कंपनी अकाउंट्स। इसमें हमें कंपनी के बारे में पढ़ना होगा, कंपनी के अकाउंट्स पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट बी है इसको बोलते हैं FSA। क्या बोलते हैं? FSA मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हम उसकी क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर एनालिसिस का मतलब होता है जज करना कि वो कैसा है, मतलब ये उसको कमेंट करना। बहुत अलग अलग टूल्स उसके लिए हम यूज़ करते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो फिलहाल अभी हम किससे शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं अपना पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट से हम अपना पढ़ना आज से शुरू करते हैं, ओके। तो देखो, जो हमारी बुक है पार्टनरशिप की, इस पार्टनरशिप की बुक में बहुत समय से 5 चैप्टर चले आ रहे हैं, तो वही 5 चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं हम कौन कौन से। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 है पार्टनरशिप फंडामेंटल। चैप्टर का नेम क्या है? पार्टनरशिप फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक्स, मतलब एकदम इंट्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं। तो इसमें हमें पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि भाई क्या होती है पार्टनरशिप, ठीक है, और सब कुछ। चैप्टर 2 होगा, उसका नेम होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में? अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसमें क्या होगा? चैप्टर 2 में क्या होगा कि हमारे पार्टनर 2 ही रहेंगे, जैसे कि ए और बी 2 पार्टनर है सपोज, ठीक है। इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो था 2:1 का, ठीक है। ये लोग कुछ इस अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटते थे, यानी पहले अगर 60 रुपये का प्रॉफिट होगा तो ए लेता था 40 रुपये और बी लेता था 20 रुपये। बट अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, और अब अगर 60 रुपये का प्रॉफिट होगा तो ए और बी बराबर बांटेंगे। न्यू रेशियो हो जाएगा इनका 1:1। ये हो जाएगा न्यू PSR। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को शॉर्ट में PSR बोलते हैं। तो अब जो 60 रुपये का प्रॉफिट होगा वो 30-30 बटेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर इसलिए लिखा है क्योंकि पार्टनर ना बढ़ेगा, ना कोई नया आएगा ना कोई पुराना जाएगा, आपस में बदलाव होगा, उसको हम बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। थर्ड हमारा चैप्टर होगा, उसका नेम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से नाम से ही समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब होगा कि कोई नया पार्टनर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कोई एक नया पार्टनर फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ए और बी पार्टनर थे जिनका रेशियो था 2:1, अब सी भी ज्वाइन करना चाह रहा है इन लोग की फर्म, और सी भी पार्टनर बनना चाह रहे हैं। एक बात हम बता देते हैं, एक नया पार्टनर जनरली जो एडमिट होता है वो 1 अप्रैल को होता है। और तुम लोग को पता होगा 1 अप्रैल मतलब हमारी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है, ठीक है। और एंड कब होती है फाइनेंशियल ईयर? तो फाइनेंशियल ईयर एंड होती है हमारी 31
मार्च को, अगर ये 1 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो रही है, 31 मार्च 2026 को एंड हो जाएगी। ठीक है, इस टाइम पर हमारे क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, मतलब सब कुछ हमें प्रॉफिट निकालते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो सब होता है। तो जनरली पार्टनर 1 अप्रैल को एडमिट होता है फॉर्म में। अच्छा, जब ये नया पार्टनर आएगा, सी आएगा, तो अब क्या होगा, अब ए और बी को अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पार्ट सी को देना पड़ेगा। कुछ ए देगा और कुछ बी देगा, किसको, सी को। तो ए और बी जो अपने में से शेयर देंगे सी को, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर। मतलब ए और बी क्या कर रहे हैं, अपने शेयर का कुछ पार्ट क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और किसके में, टुवर्ड्स सी, मतलब सी को दे रहे हैं, इसीलिए टुवर्ड्स सी ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छा, मान लेते हैं कि ए ने और बी ने, सी जो है, तो सी आया अपना कुछ सपोज कुछ शेयर के लिए, जैसे 1/5 शेयर के लिए, तो कुछ ए देंगे कुछ बी देंगे, जैसे ए ने भी दिया कुछ बी ने भी दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, अब जो प्रॉफिट होगा, तो पहले पूरा प्रॉफिट ए और बी को मिलता था, बट अब जो प्रॉफिट होगा वो ए बी सी तीनों बांटेंगे। ठीक है, तो जब इस चैप्टर पर आएंगे हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बस ये समझ सकते हो कि ए और बी का प्रॉफिट हमेशा के लिए थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, उनका जो हिस्सा होता है परसेंटेज, वो हमेशा के लिए थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, इसमें रिटायरमेंट और डेथ, वैसे तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट इसको मर्ज क्यों कर दिया गया, क्योंकि ट्रीटमेंट एक ही होगा। रिटायरमेंट के टाइम पर और डेथ के टाइम पर ट्रीटमेंट सेम होगा। ठीक है, बस फर्क ये हो रहा होगा कि रिटायरमेंट पार्टनर अपनी मर्जी से होगा, तो वो जनरली डेट देखकर 31 मार्च को हो सकता है, बट डेथ के लिए तो उसको बोल थोड़ी ना सकते थोड़े दिन रुक जाओ, 31 मार्च को चले जाना, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये कभी भी हो जाती है, एनी टाइम हो जाती है, और एनी टाइम तो हो जाती है, दिक्कत हम लोग को हो जाएगी इससे। सपोज उन्होंने कह दिया कि पार्टनर चला गया 16 मई को, अब हमें डे कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर निकालना है, तो ये सब रिटायरमेंट में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ट्रीटमेंट लगभग सेम है, कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, इसीलिए इसको मर्ज करके एक ही चैप्टर में दिया है। ओके ना, इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 5, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोज कर देना। क्या क्लोज कर देना, बिजनेस क्लोज कर देना। तो इसमें क्या होगा कि हम बिजनेस को बंद कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा, यहाँ फर्म जरूर लगा होगा फर्म, ठीक है। तो अब हम एक माइनर से डिफरेंस भी बता देते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि कुछ आपस में टर्म्स एंड कंडीशन में बदलाव करना। जैसे देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना, कोई नए पार्टनर का आना, कोई पुराने पार्टनर का जाना, किसी की डेथ हो जाना, इस सब के बाद भी बिजनेस चलता है ना। तो जब ये सारी चेंजेस हो जाएं उसके बाद भी बिजनेस चलता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट जब बिजनेस ही बंद हो जाए तो उस केस को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बस फर्म लग जाता है जब बिजनेस बंद होता है इसके साथ। नाउ अब देखो हम क्या नोटिस करेंगे। पहले हमने सीखा इंट्रोडक्शन कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हमारा आखिरी चैप्टर 1 में स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 5 में एंड करना सिखाएंगे कि बंद कैसे करेंगे। फिर चैप्टर 2, 3, 4 जो हैं इनमें पॉसिबल चेंजेस बताए गए हैं कि पॉसिबल चेंजेस के केस में क्या किया जाएगा। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पुराने पार्टनर है या तो वो अपने रेशियो में बदलाव कर लेंगे आपस में टर्म्स एंड कंडीशन में, कोई नया पार्टनर आ सकता है, कोई पुराना जा सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, यही सारे केसेस हैं। इसके अलावा एक और केस कुछ बन सकता है, वो है कि 2 फर्म आपस में एक हो जाए, अमलगमेशन, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हमें इतना ही पढ़ना है। ये 5 चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम इनमें से भी चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा, पार्टनरशिप फंडामेंटल। आज हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल से। पार्टनरशिप फंडामेंटल हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। और देखते हैं क्या है इसमें। तो फंडामेंटल का सिंपल मतलब क्या होता है, बिजनेस को, पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट करना सिखाया जाता है। तो ये तुम लोगों ने 11th क्लास में जो बिजनेस स्टडीज़ थी उसका चैप्टर नंबर 2 था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उस चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जैसे कि सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस में क्या था कि वहाँ पर सिंगल ओनर था। सोल का मतलब ही होता है सिंगल, कुछ हमारी तरह। प्रोपराइटर का मतलब होता है ओनर मतलब मालिक। तो जहाँ पर भाई एक जन सिंगल पर्सन बिजनेस करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस। अच्छा, एक डाउट आ जाता है कि क्या सोल प्रोपराइटर का मतलब है कि एक ही जन होगा, पूरा बिजनेस वही चलाएगा? तो मालिक एक होगा, स्टाफ लग सकता है। स्टाफ की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मालिकों की बात हो रही, तो ओनर सिंगल ही होगा, ठीक है। उसी को सारे डिसीजन लेना है, उसको ही क्या करना है, कैपिटल लगाना है, ठीक है। वो बेचारा कितनी कैपिटल लगा देगा, तो वहाँ पर कैपिटल लिमिटेड होती है, ठीक है। एक पर्सन अकेले कितना लगा देगा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, 5-10 लाख, मतलब एक लिमिटेड स्कोप ताकि बिजनेस ले जा सकता है ना। वो एकदम बड़े लेवल पर इंटरनेशनल बिजनेस या बहुत एक अच्छे लेवल पर, इंडिया लेवल पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसको। उसके लिए उसको क्या और लोगों की जरूरत पड़ सकती है और कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, उसमें लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होंगे, वो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होंगे। मैनेजरियल स्किल्स का मतलब है वो बेचारा अकेले क्या क्या मैनेज करेगा। और एक पर्सन कुछ 1-2 चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकता है, हर चीज़ में थोड़ी ना हो सकता है। सपोज सेलिंग के लिए बहुत अच्छी उसके पास, मतलब ऐसा माइंड है कि वो अच्छे से कस्टमर को डील कर लेता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि उसको गुड्स परचेज भी करना है, उसको फाइनेंस भी देखना है, नहीं है उतना अच्छा फाइनेंस में, तो क्या होगा। तो लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स है, और साथ में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब तो तुम लोग समझते ही होगे,
पढ़ा होगा 11th क्लास में। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमारी जो फर्म है, अगर हमारी फर्म ने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है सपोज, और ये लोन हम रीपे नहीं कर पाते हैं, अगर इफ़ वी फेल टू रीपे दिस लोन, रीपे दिस लोन, अगर हम ये लोन पे नहीं कर पाते हैं तो इस केस में फर्म को दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी प्रोपराइटर को। तो प्रोपराइटर के केस में क्या किया जाएगा, प्रोपराइटर के साथ इसकी पर्सनल एसेट्स को सेल किया जाएगा, पर्सनल एसेट्स का मतलब होता है इसके घर की ज्वेलरी, इसके घर पे आके वो लोग रिकवरी एजेंट रिकवरी करेंगे, जैसे भी पॉसिबल है उनको अपना अमाउंट रिकवर करना है, ठीक है। तो ये किस में होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो पर्सन होगा ना उससे पर्सनली अब पैसा निकलवाया जाएगा। तुम ये नहीं कह सकते कि फर्म ने लोन लिया था, नहीं, लोन तुमने लिया था, फर्म के लिए लिया था, ठीक है, फर्म तुम्हारी थी, फेल हो गई है, अब पैसा तुम्हें देना है। तो ये क्या होता है, हमारा वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अच्छा, ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती है, तो ये हमारी कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। कंपनी के केस में कोई दिक्कत नहीं, वहाँ लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। देखो, अगर 11th क्लास में हमने पढ़ा था, 11th क्लास मतलब अकाउंटेंसी, तो 11th क्लास की अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा था कि कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों में से किसी को 11th की अकाउंटेंसी नहीं आती है, वो चीज़ें भी कवर करते चलेंगे। हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि 12th का स्टूडेंट है, हम समझ रहे हैं कि एकदम बेस से ही बता रहे हैं हम सारी चीज़ों को, ठीक है। जैसे हमें ट्रांजेक्शन लिखी थी वहाँ पर अप्रैल 1 को 2025 अप्रैल 1 को एक ट्रांजेक्शन लिखी है कि राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ 2 लाख। भाई 2 लाख रुपए के साथ राम ने बिजनेस शुरू किया, तो इसके हमें दो इफेक्ट बताने होते थे, हम पढ़ते थे तो हम देखते थे अरे भाई कैश आया है बिजनेस में और कैपिटल भी प्लस होगी, कैश भी प्लस होगा, कैपिटल भी प्लस होगी, ठीक है। तो कैश आया है तो डेबिट करते थे। डेबिट क्यों करते थे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल, तो कैपिटल को हम करते थे क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करते थे, क्योंकि ये जो प्रॉपराइटर जो है वो पर्सनल अकाउंट में कैपिटल पर्सनल, ठीक है, और जो प्रॉपराइटर है वो गिवर हुआ, तो क्रेडिट द गिवर के अकॉर्डिंग। तो हमारी जो एंट्री होती थी वो क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, किसी को ये एंट्रीज जनरल एंट्रीज नहीं आती तो उसके लिए कोई हमें कमेंट कर सकता है या अलग से मैसेज कर सकता है, तो हम उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट कर देंगे बहुत शॉर्ट में, क्योंकि एकदम डिटेल में तो हमें नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में आ गए तो हम हमारा काम भी हो जाए और हम सीख भी लें, तो उस अकॉर्डिंग मैसेज कर सकते हैं। 2 लाख ये एंट्री हम पहले किया करते थे, ठीक है। चलो भाई, ये तो राम की बात हो गई। अब क्या है, अब राम और श्याम ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, क्योंकि ये जो हमारा ऊपर वाला बिजनेस था ये तो था सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस, ठीक है। अब राम और श्याम ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, तो अब चेंज क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश पहले डेबिट होता था अभी भी डेबिट होगा, टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे भी लिख रहे हैं हम टू कैपिटल अकाउंट। राम ने लगाया 2 लाख रुपए, श्याम ने लगाया 1 लाख रुपए, टोटल हो गया 3 लाख रुपए। तो क्या ये सही तरीका है कि हम यहाँ पर कैश को डेबिट करके टू कैपिटल लिख दे रहे हैं। अब कोई कहेगा राम का कितना है, हम कहेंगे ऊपर वाला 2 लाख, श्याम का नीचे वाला 1 लाख। क्या ये सही है, या ये सही होगा कि हम अब ऐसा कर दें, कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, ठीक है भाई, टू राम्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख, और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया है, क्या सोचकर, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि ये राम की कैपिटल है, नीचे वाली श्याम की कैपिटल है, ठीक है। तो क्या ये बेटर है या नीचे वाला बेटर है, बताओ ज़रा। आई गेस ये बेटर है, मुझे ये बेटर लगा। तो इसमें क्योंकि हमें क्लियरली पता चल रहा है कि राम की कैपिटल और ये श्याम की, तो इससे बेटर नीचे वाला होगा ना। तो पहले हम ऐसा क्यों नहीं करते थे, पहले हम डायरेक्टली टू कैपिटल क्यों लिखते थे, क्योंकि पहले सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस था, वहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पर सिंगल पर्सन है राम, तो क्लियरली पता चल रहा है जो कैपिटल है वो राम की होगी, नेम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं करना। बट अब मैंडेटरी हो गया है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए। तो पहली एंट्री हमारी ये हो जाएगी बिजनेस शुरू करने की, जो कि पहले क्या हुआ करती थी, ये हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा डाउट अगर तुम लोग के दिमाग में आ रहा हो, तो हमने राम कैपिटल नहीं लिखा है, हमने लिखा है राम्स कैपिटल, मतलब एपोस्ट्रोफी एस। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोगों ने जब 11th क्लास में गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे, तो किसी पर्सन के नेम के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते हैं, और हम अकाउंट लगाना चाहें, अगर हम अकाउंट लगाना चाहें तो हमें क्या लगाना पड़ेगा साथ में, एपोस्ट्रोफी एस करके ही हम अकाउंट लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम राम्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे हर जगह, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगाना। चलो, हम इसी सीक्वेंस में एक बढ़िया चीज़ सीखते हैं, बहुत अच्छी चीज़। देखो क्या है, जब एक सिंगल पर्सन था तो हमने लिखा कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैश टू कैपिटल। जब हमारे पर्सन बढ़ गए तो हमने क्या लिखा, कैश टू नेम लिख दिया। अब कंपनी की बात, देखो ये तो हो गई सोल प्रोपराइटरशिप की बात, नीचे वाली बात हो गई पार्टनरशिप की। इससे भी ऊपर जाना हो तो हमारी जो सेकंड बुक है वो है कंपनी अकाउंट्स। तो भाई कंपनी अकाउंट्स में क्या होता है, कंपनी की केस में एक एंट्री क्या होती है, वहाँ पर हम कैश को कर देंगे डेबिट, कैश को कर दिया हमने डेबिट, फिर टू राम कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। तुम लोग को पता है ना कंपनी में कितने लोग होते हैं, कंपनी में हज़ारों लोग होते हैं। अब हज़ारों लोगों के पैसे लगे हैं, तो क्या ऐसे करके हम इतनी लंबी एंट्री करेंगे, सबका नेम लिखेंगे क्या,
तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ क्या करते हैं हम वहाँ पर इन सब नेम को मर्ज कर देते हैं। ये लोग शेयर में कैपिटल लगा रहे हैं, सब लोग मिलाकर कैपिटल लगा रहे हैं। जब मिलाकर कैपिटल लगाते हैं तो हम उसको शेयर कैपिटल बोल देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम उसको क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल लिखेंगे, शेयर कैपिटल, क्योंकि सबका नेम लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। वहाँ तो अमाउंट भी ज़्यादा होता है, सपोज 1 CR, ठीक है। तो हम ऐसे करके एंट्री करेंगे। कब करना है हमें, कंपनी में। जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो वहाँ हम ये लिखेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ क्लियर कर देते हैं। जो तुम लोग 11th क्लास में पढ़ के आए होगे कि हम क्या लिखते थे एंट्रीज में, कैश अकाउंट लिखते थे। अब हमें कैश अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं करना है। अब हमें हमेशा क्या लिखना है, हमेशा हम जहाँ जहाँ कैश आता था वहाँ वहाँ अब हम बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे। अच्छा, बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऐसा कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो 10,000 या उससे ज़्यादा की हो तो मैंडेटरी हमें उसको बैंक के थ्रू ही करना है, कैश में नहीं करना है। और अगर कैश के थ्रू किया जाता है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो हम बिज़नेस पढ़ रहे हैं ना, वो 2 नंबर का नहीं, वो हम 1 नंबर का बिज़नेस पढ़ रहे हैं, प्रॉपर कैसे करते हैं बिज़नेस को। इसलिए हम कैश को कभी नहीं लिखेंगे, हम हमेशा बैंक लिखेंगे। इवन व्हेन कैश इज मेंशन इन द क्वेश्चन, चाहे हमें कैश लिखा क्यों ना हो, स्टिल हम बैंक को यूज़ करेंगे। यानी कि अगर हमें कैश लिखा हो और बैंक लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। अगर हमें ओनली बैंक लिखा हो तो ऑफकोर्स बैंक लिखेंगे। अगर हमें ओनली कैश लिखा है तो हम कैश लिखेंगे। हम ओनली कैश लिखा है हमें सिर्फ, तो हम कैश लिखेंगे, नहीं तो स्टिल हमारे पास ऑप्शन है जहाँ भी हम चाहें तो बैंक लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन तो ये निकल कर आता है कि अगर हम हमेशा बैंक लिख दें तो कभी गलत नहीं होगा। तो इसलिए तुम लोग बेटर है कि बैंक अकाउंट यूज़ करोगे। तो तुम लोग अब से हमेशा क्या लिखा करोगे, बैंक अकाउंट। एक छोटा सा रूल और बता देते हैं कि सिंपल सी बात है कि जब भी हमारे पास पैसा आता है, किसी भी तरह से हमारे पास पैसा आता है तो कैश को हम डेबिट करते हैं। किसी भी तरह से पैसा आता है और किसी भी तरह से हमारे पास से कैश क्या होता है, जाता है। कैश अगर हमारे पास से कम हो रहा है तो हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट और आ रहा है तो डेबिट। ये छोटा सा रूल तुम लोग को हमेशा याद रखना। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होता है, सपोज हमने सैलरी पे की, हमें नहीं पता एंट्री क्या होगी, लेकिन ये पता है कि कैश गया होगा। कैश गया होगा तो क्रेडिट करना है। जब टू कैश अकाउंट लिख दिया तो डेबिट वाले स्पेस में क्या आएगा, सैलरी अकाउंट, डेबिट हो जाएगा। अब सपोज इसकी जगह हमने कुछ परचेस किए होते कैश में, हमें नहीं पता एंट्री क्या होगी, लेकिन ये पता है कि परचेस किया तो पैसा गया होगा, तो टू कैश डेबिट में क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट। ये फ़ायदा मिल जाता है। सपोज हमने सेल्स की होती तो सेल्स में पैसा आया होता, आया है तो कैश को करेंगे डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। ये फ़ायदा मिल जाता है ना। अब हमें तुम लोग को ये बताना है कि हम 11th क्लास में अपने क्या क्या अकाउंट बनाते थे और हम 12th क्लास में अब क्या क्या अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा, अकाउंट्स का मतलब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम 11th क्लास में क्या बनाते थे, हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। पहला बनाते थे हम ट्रेडिंग अकाउंट, जो तुम लोगों ने लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। सेकंड हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, ठीक है। थर्ड हम बनाते थे बैलेंस शीट, थर्ड हम बनाते थे बैलेंस शीट। अच्छा, जब हम बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि हम 31 मार्च ऑफ एनी ईयर एंड में क्या बनाते हैं, जैसे 31 मार्च 2025 एंड होगी उस टाइम पर एक क्या क्या अकाउंट हम बनाया करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। ये किसके केस में बनाते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या क्या बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब क्योंकि हम 12th क्लास में आ गए, थोड़ा बड़े हो गए हैं, तो अब हमें पार्टनरशिप पढ़ना है। हमें ये देखना है कि पार्टनरशिप के केस में हमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाना है, ठीक है। तो पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या अभी भी ये बनाना है, यस, ट्रेडिंग अकाउंट तो सेम है। सेकंड P&L अकाउंट बनाते थे, क्या अभी भी बनाना है, यस, P&L अकाउंट भी सेम है। पहले बैलेंस शीट बनाते थे, क्या अभी भी बनाना है, यस, बैलेंस शीट भी सेम है। तो भाई चेंज क्या है, सब कुछ तो सेम है। तो हमें 2 अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना है, यहाँ पर 2 नए भी अकाउंट सीखना है, जो कि P&L अकाउंट के बाद बनेंगे। तो पहला अकाउंट होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और सेकंड अकाउंट होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 2 हम क्या बनाएंगे, नए अकाउंट बनाएंगे जो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये 2 एक्स्ट्रा हैं। और ये कौन से हुए, ये हुए सेम, ये हुए सेम, बैलेंस शीट भी सेम। अच्छा, तो क्या हमें सारे क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें बनाना है, तो आंसर है नो। हमें सारे क्वेश्चंस में क्या बनाना है, फिर हमें सारे क्वेश्चंस में जो है ये इतना बनाना है, इतना पोर्शन बनाना है मेनली। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमने नोटिस किया तो हमें बस इतना बनाने को बोला गया है। मतलब क्या बनाना है, मेनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमें मेनली क्वेश्चन में क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। और साथ में हमें दूसरा क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अच्छा, तो यही क्यों बनाना है, क्योंकि यही हम कुछ नया सीखेंगे, ये न्यू है। हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे कि सारे अकाउंट हम फिर से बनाएं। ट्रेडिंग अकाउंट पहले से आता है, P&L पहले से आता है, तो हम ये 2 अकाउंट मेनली सीखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट किसी किसी क्वेश्चन में आ सकती है बनाने को, वो इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट का भी इंपैक्ट इन दोनों पर पड़ेगा, क्योंकि बाद में बनेगी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L बिल्कुल सेम बनेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ओके। तो इसी के साथ तुम लोग की समझ रहे होगे, जो कि बहुत अच्छी है, कि जहाँ पर 11th क्लास की अकाउंटेंसी, जहाँ पर 11th क्लास की अकाउंटेंसी एंड होती है, कहाँ एंड होती है 11th क्लास की अकाउंटेंसी, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। एक चैप्टर याद होगा तुम लोगों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। वही हमारा ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर था। तो जहाँ पर हमारी 11th क्लास की अकाउंटेंसी एंड होती है, ठीक वहीं पर हमारी 12th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। यहीं पर हमारी 12th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। यानी कि हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बट सब कुछ नहीं बनाना है, हमसे बोला जाएगा हमें सिर्फ वही बनाना है जो नया है। तो हमने अभी देखा नया क्या है, तो वो तो P&L अकाउंट है और
एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो हम ये सीखेंगे। इसी के साथ हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। और बाकी तुम लोग अपना रिव्यू बताना कैसी वीडियो है, कुछ चेंज बताना हो जो करना चाहिए हमें, तो वो सब भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे तुम लोग की सजेशन देना, क्योंकि अभी फर्स्ट सेकंड वीडियो है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। हम विदाउट एडिटिंग इस वीडियो को एज इट इज अपलोड कर रहे हैं, बस बाकी तुम लोग अपना जैसा फीडबैक को बताना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।